एग्जाम्पल 13 में है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन is 3x minus 4y plus 10 is equal to 0. 3x minus 4y plus 10 is equal to 0. तो अब वो फर्स्ट पार्ट में इसको पूछ रहे हैं कि आप इसका स्लोप बताएं, x और y इंटरसेप्ट बताएं. तो फर्स्ट पार्ट में हम पूछ रहे हैं कि स्लोप बताइए आप इसका. आप इसका स्लोप बताइए. तो स्लोप कैसे बताएंगे? हमेशा जब भी कभी हमसे ना कोई भी जनरल फॉर्म दे रखी है इक्वेशन की, अब वो इक्वेशन से स्लोप पूछ रहे हैं. उल्टा है ना कहानी. पहले क्या होता था कि स्लोप पता होता था, पॉइंट पता होता था, तो पॉइंट और स्लोप की हेल्प से मैं इक्वेशन बना लेता था. इस बार इक्वेशन पता है, इक्वेशन की हेल्प से स्लोप बताना है. तो जरा सोचो हमने क्या क्या कर रखा था. सबसे पहले था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सबसे आसान है ये वाली इक्वेशन स्लोप बताने के लिए. आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में तो y छोड़ें और राइट हैंड साइड में सारी चीज़ ले जाओ. x के साथ मल्टीप्लाई जो भी टर्म होगी वही स्लोप होगी. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? m हो रहा है ना मल्टीप्लाई. तो जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा वही स्लोप होगा. ठीक है, देखिए कैसे करना है. इसी को रीअरेंज करना है. ये जो इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी कि y को अकेला छोड़ दीजिए बस. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस 4y है इसको इधर ले जाऊँगा. ये हो गया 3x प्लस 10. माइनस 4y को इधर ले गए तो क्या हो गया? प्लस का 4y. ठीक है, अब इसको पलट कर लिख दो. ऐसे लिख दो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10. अब ये जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4, इसको इधर ले जाओ. y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 अपॉन 4. अब इसको स्प्लिट कर लो. y को अकेला छोड़ना था, छोड़ दिया हमने. अब इसको स्प्लिट कर लो. देख रहे हो भी कहाँ किधर y अकेला है. अब इसको 4 को इधर ले आए. अब इसको स्प्लिट करिए. y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू एक्स, ऐसे बोल सकते हैं, प्लस 10 अपॉन 4. तो भाई बस ये देख लीजिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है. y को अकेला छोड़िए और फिर इधर देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है. लिखिएगा यहाँ कंपेयर इट विद compare it with slope intercept form. हेलो, हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी. मेरे को थोड़ा टाइम देंगे प्लीज़, कॉल करूँगा आपको भी, है ना. ठीक है, ओके. एक तो आदमी वैसे ही परेशान रहता है और परेशान कर रहता है. आप लोगों को पता नहीं है, आजकल नया चल रहा है कुछ. वैसे पता होगा शायद. कभी ब्लड टेस्ट करवाया है? ब्लड टेस्ट करवाया है कभी? तो जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में बता टेस्ट की रिपोर्ट में आ गया कि आयरन की कमी है. डॉक्टर ने कहा कि भाई ये टैबलेट्स ले लो, आयरन आपका ठीक हो जाएगा. थोड़ा सेव वेव खाया करो, आयरन ठीक हो जाएगा. अभी जो ये मतलब ये पैथोलॉजी लैब वाले होते हैं ना, ये डेटाबेस बना लेते हैं, पूरा तैयार कर लेते हैं. फिर ये कॉल करते हैं आपकी ना आयरन कम आया था, कैल्शियम भी कम हो सकता है, कैल्शियम का भी करा लो, है ना. और ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा ना कहीं हार्ट पर असर डालती हैं. आपने अपना ईसीजी कराया, भाई तो वैसे ही हालत खराब है और डरा रहा है फ़ोन करके. तो ये ऐसे और इसी टाइम पर करेंगे. ये जो शाम का टाइम होगा इसमें या तो 11th क्लास के टाइम पर या 12th क्लास के टाइम पर एक फ़ोन जरूर आएगा. हेल्थ चेकअप कराया अपना? भाई तुम यमराज बने घूम रहे हो क्या? डरा रहे हो कि तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें डायबिटीज़ हो सकता है. ठीक है भाई, चल रही हैं ये बहुत सारी बीमारियाँ, डराओ तुम. कंपेयर इट विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब इन बेचारों की जॉब है, इनको डांट भी नहीं सकते, नहीं तो फिर इनको लगेगा कि यार ये तो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, हम अपना काम ही तो कर रहे हैं. झूठ बोलना पड़ता है. थोड़ी देर बात कर लेना, थोड़ी देर बाद भी मैं यही करूँगा, थोड़ी देर बात कर लेना. एक ने छिड़के बोल भी दिया था कि जी आपकी थोड़ी देर कब होती है. कंपेयर इट विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो m की वैल्यू क्या होगी? 3/4. स्लोप हो गया 3/4.
ऐसे करते हैं। अब इसी बात इसके बाद आप देखिए सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अगर सीधा उन्होंने वाई इंटरसेप्ट पूछा होता फिर जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, इसमें जो ये c है ये y इंटरसेप्ट ही होता है, तो y इंटरसेप्ट तो हमारा आ जाता है 10/4, लेकिन वो बोल रहे हैं x एंड y इंटरसेप्ट दोनों निकालने हैं। तो x और y इंटरसेप्ट किस में मिलते हैं मेरे को? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में। वो फॉर्म क्या होती है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए जो हमें इक्वेशन दे रखी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे x और y चाहिए, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये पूछ रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट निकालिए और वाई इंटरसेप्ट निकालिए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो देखिएगा कि कैसे करेंगे। 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 10 को उधर ले जाओ तो क्या हो गया? -10। फिर मुझे राइट हैंड साइड में 1 चाहिए होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाले में राइट हैंड साइड में 1 चाहिए होता है, तो -10 को ना इधर ले आओ डिनोमिनेटर में। तो 3x माइनस 4y अपॉन -10 इसको इधर ले आए, राइट हैंड साइड में क्या बचा? 1 बचा ना। अब इसको स्प्लिट कर दो, इसको ऐसे करो 3x अपॉन -10 माइनस 4y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1। अब माइनस नहीं चाहिए होता, बीच में प्लस चाहिए होता है, तो प्लस -4y अपॉन -10 ऐसे लिखो इसको। क्या चाहिए होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ठीक है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, तो बीच में प्लस चाहिए होता है ना, तो इस माइनस को कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस करके, ठीक है। उससे होगा क्या? एक तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, x अपॉन चाहिए, x अपॉन ए चाहिए मेरे को, तो ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है। तो क्या करो, इसको 3 को 10 के डिनोमिनेटर में ले जाओ, x अपॉन -10 अपॉन 3। समझ रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं हम कभी भी ना किसी भी चीज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा कि अगर 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3/2 से या 2/3 से, चलो 2/3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2/2/3। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। हम एक शॉर्टकट देखते हैं कि अगर किसी भी न्यूमरेटर के नीचे कोई टर्म है तो वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है ये पूरा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, हम ये जानते हैं। डिनोमिनेटर का भी अगर कोई डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो ये ऐसी रटने वाली बात हो गई, लेकिन समझ कर देखिए कि 2/2/3 मतलब 2 इज गेटिंग डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। इस फंडे से भी वही आ रहा है, इस 3 को ऊपर ले जाओ तो 2 × 3 मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे तो केवल 2 बचा ना। फिर अब 2 से 2 कट गया तो क्या आया? रिजल्ट 3 आया। तो ये आप याद रखिए कि जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो न्यूमरेटर में जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको भी तो उल्टा भी तो करा जा सकता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दो उसको। तो इसलिए इसको -10/3 कर दिया। क्यों? क्योंकि वो x को अकेला छोड़ना चाहता था। x अपॉन ए चाहिए ना, तो समझ गए ना, ये a हो गया। यहाँ बीच में प्लस का साइन हमने ले ही लिया था। इसी तरह से ये जो 4 है ये 10 के नीचे आ जाएगा, y/10/4 इज इक्वल टू 1। लिखिएगा, कंपेयर इट विद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। वो क्या होती है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो भाई x इंटरसेप्ट क्या हो गया? -10/3। a इज इक्वल टू क्या हो गया? -10/3। y इंटरसेप्ट b कितना हो गया? 10/4। ये हो गया हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है,
चलिए जी आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं रिड्यूस द इक्वेशन रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 14, given equation of line is root 3x plus y minus 8 is equal to 0. अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और यहाँ पर एक लाइन है। तो ओरिजिन से आपको क्या करना है? ओरिजिन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये पॉइंट हो गया, कुछ भी मान लो इसको, पी मान लो, कैपिटल पी। तो ये जो लेंथ होती है ना, ये तो स्मॉल पी होती है। स्मॉल पी मतलब लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। और ये एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ एंगल क्या बना रहा है? ये जो परपेंडिकुलर है, ये एंगल क्या बना रहा है? दैट एंगल इज ओमेगा। वो ये बोल रहे हैं कि आपको पी और ओमेगा ही बताना है, बस ये करना है। तो जब भी कभी आपके पास कोई इक्वेशन आए, कोई भी इक्वेशन है, और वो ये कहें कि उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना? जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना, जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना, दोनों को ऐड करना और स्क्वायर रूट ले लेना उसका, और थ्रू आउट उससे आप डिवाइड कर देना। ये आपको करना होगा। किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये एक टर्म बना लेना, नई टर्म। हम ये कहते हैं ना, किसी भी इक्वेशन को किसी सेम नंबर से डिवाइड या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, वो नंबर हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, क्या? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, उससे डिवाइड कर दो थ्रू आउट। अब जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो देखिएगा जरा। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये लिखना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज क्या होती है भाई? एक्स कॉस ओमेगा। क्या कॉस ओमेगा पहले लिख लो, चलो, कॉस ओमेगा इंटू एक्स प्लस साइन ओमेगा इंटू वाई इज इक्वल टू पी। यही होता है ना, ठीक है? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ये होता है। तो कोई नहीं, आपने कॉस ओमेगा पहले लिख दिया, एक्स बाद में, साइन ओमेगा पहले लिख दिया, वाई बाद में, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड पर मुझे पी चाहिए, पी मतलब लेंथ चाहिए, लेंथ मतलब एक कांस्टेंट टर्म चाहिए मेरे को राइट हैंड साइड में। क्या करेंगे, ये माइनस 8 है, इसको उधर ले जाते हैं, रूट 3x प्लस वाई, और माइनस 8 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा प्लस का 8। ये हो गया रूट 3x प्लस 1y इज इक्वल टू प्लस का 8। लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये जो इक्वेशन है जो दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलती है। x का कोफिशिएंट क्या बेटा? रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या? 1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, 3 प्लस 1, उसका अंडर रूट हो गया अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का आंसर आ सकता है 2, प्लस 2 भी आ सकता है, माइनस 2 भी आ सकता है। जैसी हमको ज़रूरत होगी हम वैसे ही लेंगे। कभी हमें प्लस 2 की ज़रूरत होगी तो प्लस 2 ले लेंगे, माइनस 2 की ज़रूरत होगी तो माइनस 2 लेंगे। माइनस 2 की ज़रूरत कब होगी? माइनस 2 की ज़रूरत तब होगी जब ये जो राइट हैंड साइड में है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस 8 लिखा होता तो राइट हैंड साइड में ले जाकर क्या बन जाता है? माइनस 8, ठीक है? तो
तब मुझे माइनस, तब मैं माइनस वाला लेता। क्यों लेता? 1 मिनट रुक जाइए, अभी समझ जाओ। हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर कर लिया, उसका अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट करके हमारे पास एक टर्म आ गई 2, एक टर्म आ गई, ये 2 आ गई। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाई 2, थ्रू आउट मतलब LHS को भी डिवाइड करेंगे, RHS को भी डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो इधर लिख रहा हूँ उसको मैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, √3x प्लस 1y/2 इज इक्वल टू 8/2, √3/2 इंटू एक्स अलग अलग कर लिया, 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2/8। भाई देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास 4 आ गया, तो 4 जो है ना एक पॉजिटिव वैल्यू है, और लेंथ होता है ना, लेंथ, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो पॉजिटिव होती है हमेशा। अब जो मैंने ये टर्म निकाली है, स्क्वायर रूट लिया है 4 का, वो मैं +2 भी ले सकता था, -2 भी ले सकता था। अगर राइट हैंड साइड पर +8 ना आकर -8 आता तो मैं इसको -2 लेता। क्यों? क्योंकि -8 अपॉन -2 करके क्या हो जाता, प्लस का 4 बन जाता। तो मुझे जो लेंथ चाहिए परपेंडिकुलर की वो पॉजिटिव चाहिए, तो इसका रिजल्ट +-2 आता है। अब उसको प्लस लेना माइनस लेना हमारे हाथ में, तो हमने जानबूझकर उसको यहाँ पर प्लस लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव से डिवाइड करके। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो मेरे पास लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की, और √3/2 और 1/2 कुछ समझ में आ रहा है? ये कोई ऐसा cos ओमेगा, मतलब कोई ऐसा एंगल लेना है, ओमेगा मतलब एंगल, कोई एक ऐसा एंगल लेना है जिस पर cos की वैल्यू √3/2 आ जाए और sin की वैल्यू 1/2 आ जाए। पता ही है आपको 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 और sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो आप यहाँ लिखेंगे कंपेयर इट विद नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, ये आपको बता देता हूँ, नॉर्मल का मतलब साधारण नहीं होता, ये कॉमर्स वालों को बता रहा हूँ, साइंस वालों को पता है नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना, ऑल्टीट्यूड जो होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है। नॉर्मल मतलब ये नहीं नॉर्मल साधारण वाला नहीं, परपेंडिकुलर, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, इस वजह से इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। तो भाई ये क्या हो गया, cos ओमेगा इंटू एक्स प्लस साइन ओमेगा। ओमेगा कैसे बनाया जाता है, स्मॉल w बनाकर थोड़ा सा घुमावदार w बनाते हैं बस, ओमेगा साइन ओमेगा y इज इक्वल टू 4। अब ये जो cos ओमेगा है ना, दिस इज इक्वल टू √3/2, इट इम्प्लाइज दैट cos ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 एंड sin ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 एंड p इज इक्वल टू 4। तो p की वैल्यू पूछ रहे थे, वो तो 4 आ गई, एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री बोलो, या रेडियन में ज़्यादा लिखा जाता है आंसर तो π/6, 30 डिग्री बोल दीजिए या π/6 बोल दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 में है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। हम ये जानते हैं दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, उसको हम थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और m1 और m2 क्या है यहाँ पर, दोनों लाइंस का स्लोप। तो मैं दोनों लाइंस का स्लोप निकालूंगा, ठीक है। स्लोप कैसे निकाला जाएगा, हमें दोनों लाइंस की जनरल फॉर्म दे रखी है, इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म दे रखी है। तो मैं उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऐसे कन्वर्ट करके m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। आप करिए बस, मैं 1 मिनट में आऊँ।
चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 15 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। फर्स्ट लाइन क्या दे रखी है, y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड लाइन है रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6, 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन है। हम बोल रहे हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो फर्स्ट लाइन y इज इक्वल टू, अब ये जितना भी बाकी सब कुछ है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, रूट 3x प्लस 5 क्लियरली स्लोप ऑफ दिस लाइन इज रूट 3। जो भी x के साथ, अगर y को आपने अकेला छोड़ दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो स्लोप हो गई, है ना। स्लोप ऑफ दिस लाइन m1 ये क्या हो गया, रूट 3। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखते हैं सेकेंड लाइन, रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y वाले को अकेला छोड़ दें लेफ्ट हैंड साइड में, रूट 3y माइनस एक्स को उधर लेगा प्लस एक्स को उधर लेगा माइनस 6, रूट 3 को नीचे ले जाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3 और माइनस 6 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक तरह से ऐसे हो गया ना, 1 अपॉन रूट 3 इंटू एक्स और माइनस 6 अपॉन रूट 3। तो हमारे पास जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप क्या हो गया, m2, वो क्या हो गया 1 अपॉन रूट 3। समझ गए? ठीक है, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन ये क्या हो गया m2, और इसको क्या बोलेंगे 1 अपॉन रूट 3। सेकेंड लाइन का स्लोप है 1 अपॉन रूट 3, तो m1 रूट 3, m2 1 अपॉन रूट 3। अब क्या करिए, हमको इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो लिखिएगा, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन एज एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन एज, कैसे निकलता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसे निकलता है, वैल्यू डालिए, tan थीटा m1 माइनस m2, m1 कितना रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से यहाँ रूट 3 कैंसल आउट हो गया, और tan थीटा इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये तो आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो न्यूमरेटर में तो एक रैशनल एक्सप्रेशन है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में केवल एक नंबर है 2, तो क्या करो, इसको रैशनल बना लो, इसको कर दो 2 अपॉन 1। समझ रहे हैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? मैं ऐसा इस वजह से कर रहे हैं
क्योंकि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1, और ऐसे ही 2√3, 2√3, अभी 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, केवल 1/√3। तो tan थीटा और 1/√3 टोटल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव का मॉड भी पॉजिटिव ही होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। बता दो थीटा क्या होगा, 30 डिग्री। tan के टेबल में 1/√3 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसी वजह से tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। बताइए भाई, क्लियर, ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। समझ गए, ठीक है। चलिए जी, तो एंगल यहाँ पर हमारा 30 डिग्री आ गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ये कहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री। 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है। ऐसा क्यों, बताओ बताओ। ये क्या है तो यही है, तो यही, लेकिन क्या, अरे बताओ भाई, 11th क्लास में हो, बहुत छोटी चीज़ पूछ रहा हूँ। उसको क्या कहते हैं, एक तो 30 डिग्री हो गया। अब पता है मेरे को कि अपोजिट वाला भी 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाजू वाले को क्या कहते हैं, लीनियर एंगल। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अगर 30 डिग्री है हम ये कहेंगे दो लाइन्स के बीच में एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है। ये समझ गए। चलिए जी, अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 में है, शो दैट टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर b1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू 0 आर, जहाँ पर b1 b2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर नहीं है, आर पैरेलल इफ a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, परपेंडिकुलर इफ a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0। भाई कंडीशन जो है पैरेललिज्म की और परपेंडिकुलरिटी की, वो कंडीशंस यूज होंगी। दोनों लाइंस का स्लोप निकालो, अगर स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो पैरेलल होंगी लाइन। तो लाइंस के पैरेलल होने के लिए स्लोप को इक्वल होना ही पड़ेगा। जब स्लोप्स को इक्वल करोगे तो पहली वाली कंडीशन अपने आप प्रूव हो जाएगी। देखिए क्या करना है, दो लाइंस दे रखी हैं, तो मुझे दोनों ही केसेस में, चाहे मुझे दोनों लाइंस को पैरेलल वाला केस लेना है या परपेंडिकुलर वाला केस लेना है, दोनों ही केसेस में मुझे स्लोप्स की ज़रूरत पड़नी है। तो m1 और m2 निकालूंगा। एग्जाम्पल 16 में आप लिख देंगे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन क्या दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। b1y को इधर छोड़ो, a1x और c1 को उधर ले जाओ, तो माइनस a1x माइनस c1, ये b1 है, मल्टीप्लाई होगा, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1 इंटू एक्स माइनस c1 अपॉन b1 माइनस c1 अपॉन b1। ये हो गया। तो ये तो फर्स्ट लाइन आ गई हमारे पास। अब मैंने ये कहा कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m कितना हो गया, माइनस a1 अपॉन b1। ये तो हो गया स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन देखिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। b2 को इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2 इंटू एक्स
माइनस C2 अपॉन V2, ठीक है। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो x से मल्टीप्लाई हो वही स्लोप है। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इसको बोलेंगे M2 माइनस A2 अपॉन V2। M1 आ गया, M2 आ गया। अब देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगी इफ A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2। तो लिखिएगा फर्स्ट के लिए फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल M1 इज इक्वल टू M2। M1 जो है वो M2 के इक्वल होना चाहिए अगर लाइंस को पैरेलल होना है तो भाई M1 क्या है, माइनस A1 अपॉन B1 और M2 क्या है, माइनस A2 अपॉन B2। माइनस से माइनस कट गया, A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2। शायद यही करना है, A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2। तो ये तो हो गया प्रूव। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर कब होंगी, जब A1 A2 माइनस B1 B2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और the lines to be for the lines to be perpendicular M1 into M2 is equal to -1। अब M1 कितना है, माइनस A1 अपॉन B1 इंटू M2 कितना है, माइनस का A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A1 और माइनस A2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, प्लस का A1 A2। और ये हो गया B1 इंटू B2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये B1 B2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस B1 B2, ठीक। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो प्लस हो रहा है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, A1 A2 माइनस B1 B2 दे रखा है मेरी बुक में, आपके में प्लस है क्या, माइनस है ना, उसको माइनस को प्लस कर दो। सॉल्यूशन में देखिए इन्होंने A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 प्रूव करा है, तो वो गलत से गलत प्रिंट हो रखा है। A1 A2 प्लस B1 B2 लिख दीजिए क्वेश्चन में। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to the line this x minus 2y minus 3 is equal to 0 and passing through the point 1, minus 2। देखिएगा एग्जाम्पल 17, find the equation of a line perpendicular to the line this x minus 2y minus 3 is equal to 0। तो एक लाइन दे रखी है x minus 2y minus 3 is equal to 0। x minus 2y minus 3 is equal to 0 and passing through the point 1, minus 2। तो एक मान लीजिए जो ये लाइन है, ये लाइन है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस पर परपेंडिकुलर है एक लाइन,
इस लाइन को बोल दीजिए पी क्यू, इसको बोल दो आर एस। ठीक है, और ये जो आर एस है ना, ये पॉइंट से गुजर रही है, वो पॉइंट है 1,-2। 1,-2 आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है कि ये जो लाइन है ना पी क्यू, इस पी क्यू का स्लोप निकालिए, इसका स्लोप और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज x - 2y - 3 is equal to 0। x - 2y - 3 is equal to 0। -2y को उधर ले जाओ, ये क्या हो गया, प्लस का 2y पलट कर देखो, 2y is equal to x - 3, 2 को इधर ले आइए, y is equal to x/2 - 3/2, मतलब y is equal to हाफ x -3/2 हाफ x, मतलब x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वही तो स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, इसको आप m1 बोल दीजिए। यहाँ लिखिएगा लेट स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू बी m1, और वो m1 कितना है, 1/2। फिर मेंशन कीजिएगा सिंस रिक्वायर्ड लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। जो रिक्वायर्ड लाइन है आर एस वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, आर एस इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो लेट स्लोप ऑफ आर एस बी m2। ठीक है, तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब m1 कितना है, 1/2, और m2 मुझे निकालना है, तो सीधी सी बात है 2 इधर चला जाएगा, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। m2 इज इक्वल टू हो गया -2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x - x1, m2 इंटू x - x1। तो y माइनस, अब x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट से वो लाइन होकर गुजरे ना उसको हम x1 y1 बोल देते हैं। तो y1 क्या है यहाँ पर, -2, तो y - -2 इज इक्वल टू m2 हमने निकाला -2 इंटू x - x1 कितना है, 1। समझ रहे हैं बेटा सभी, बता दीजिए। ये हो गया y + 2 इज इक्वल टू -2x और माइनस प्लस का 2। फिर वही हम तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं उसको, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले आओ, -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x प्लस का y, अब +2 और +2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x + y इज इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई, 2x + y इज इक्वल टू 0। इन्होंने y इज इक्वल टू -2x लिखा है, वो भी एक ही बात है। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा फिर एक अगला टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर हमें कोई एक लाइन दे रखी है और उस लाइन के अलावा एक पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट के और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाला जाए तो वो कैसे निकाला जाता है, देखिएगा। Distance of a point from a line
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब देखिएगा कि जैसे हमारे पास कोई भी लाइन है, देखिएगा सपोज वी हैव अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखिएगा एज शोन। हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एज शोन। ax plus by plus c is equal to 0, and we wish to calculate its distance from a point p x1, y, और मैं इस लाइन का डिस्टेंस, एक पॉइंट P है x1, y1 में, उससे इसका डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो भाई एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस तो न जाने कितने सारे तरीक़ों से निकाला जा सकता है। हम ये कहेंगे कि ये भी इसका डिस्टेंस होगा, ये भी इसका डिस्टेंस होगा, तो ये इस तरह से नहीं। जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी छोड़ देना है, रिजेक्ट कर देना है, ये वाला डिस्टेंस भी छोड़ देना है। तो जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये देखिएगा। इसको पॉइंट को मैंने बोल दिया, जैसे ये वाली लाइन है इसको तो हमने बोल दिया PQ, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया R, इस पॉइंट को बोल दिया SR इज इक्वल टू, ये होगा AX1 प्लस BY1 प्लस C, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका मॉड इस वजह से क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स कभी कभी नेगेटिव होते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से हमारा डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस वजह से उसके आगे मॉड लगा दिया गया। तो AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये करा जाता है। तो AX1 प्लस BY1 प्लस C, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे तो भाई ये जो A है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म होगा, B भी एक कांस्टेंट टर्म होगा, C भी एक कांस्टेंट टर्म होगा। सिमिलरली x की जगह आपको x1 डाल देना, y की जगह y1 डाल देना, तो ये भी कांस्टेंट टर्म्स होगी, तो न्यूमरेटर पूरा कांस्टेंट हो गया, और डिनोमिनेटर में आपको x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करना है, और उसका मॉड ले लीजिए बस। ठीक है ना, तो इससे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए जी, ये तो हुआ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। उसके बाद क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस इस तरह से निकाला जाएगा। अगला लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Distance between two parallel lines. तो एक लाइन मान लीजिए हमको दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और दूसरी लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c2। y और x तो कभी चेंज नहीं होते, y और x तो फिक्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और दोनों में स्लोप के नाम पर इधर भी m और इधर भी m क्यों लिखा? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों का स्लोप तो सेम होगा। तो m1 m2 इसलिए अलग अलग नहीं लिया।
दोनों में अंतर किसका होगा? सिर्फ उनके वाई इंटरसेप्ट का, C1 और C2 का। तो जनरल फॉर्म में ना लिखकर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कैसे होगा? अगेन डिस्टेंस जो निकाला जाएगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोल दिया d। तो d इज इक्वल टू C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इतना करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये जो एक्सरसाइज 10.3 है 18 क्वेश्चन है इसमें शुरुआत से करने शुरू करो क्वेश्चंस, जहाँ अटको वहाँ बता देना, सारे कर लेना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब मिक्सड है। तो आप करके देखिएगा एक्सरसाइज 10.3, जो भी हो डाउट्स अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर आना। अच्छा, दूसरा मुझे फिजिक्स वाले बच्चे ये बता दें भाई, वो आज चंद्रमा का टाइम क्या है बता दो, नहीं पता? अच्छा, मैं अगर 9 बजे क्लास रखूँगा तो ले लोगे क्लास? नहीं? गुड इवनिंग। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारा तिलक होगा तभी तुम्हारी मम्मी खाना खाएंगी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। पता है कि नहीं ये त्यौहार का, इसलिए पूछ रहा हूँ। कभी पता चले वही टाइम हो कि जी वो ट्यूशन गया हुआ है, तो पता चले मुझे भी गाली पड़े कि मेरी वजह से हम नहीं खाना खा पा रहे। तो बता देना मेरे को। अच्छा, दूसरा ये बताओ, कल की छुट्टी कर सकते हो कि नहीं?